नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का पहला दिन समाप्त हुआ है। सीएम शिवराज सिंह ने विधायकों को अपने व्यवहार और प्रवास के कार्यक्रम में सुधार को लेकर पहले दिन समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना ही विधायकों का उद्देश्य है। ऐसे में कार्यकर्ता और जनता से संयम से बात की जाए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायकों को बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया, संगठन की विचारधारा से काम करने की नसीहत दी। विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग में पहली बार शामिल हो रहे सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक इस प्रशिक्षण वर्ग से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग को अद्भुत बताया। कहा, राजनीतिक जीवन में किस तरीके से शुचिता होनी चाहिए, प्रशिक्षण वर्ग में सिखाया गया। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में व्यक्तिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि बीजेपी में समाज सेवा का। बीजेपी अब विधायकों के स्टाफ को भी प्रशिक्षित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कई बार विधायकों के स्टाफ के आचरण के चलते विधायकों की छवि खराब होती है, जिससे चुनाव में हारते हैं। ऐसे में जनता से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर विधायकों के स्टाफ का भी प्रशिक्षण होगा। किसान आंदोलन की आंच अन्य राज्यों तक न फैले, इसके लिए मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। ग्राम विकास समिति के कार्यकर्ताओं की टोलियां गांव-गांव जाकर किसानों को समझाने और उनके भ्रम को दूर करने की मुहिम में जुटी हैं। किसानों को बताया जा रहा है आखिर पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पीछे बिचौलिए, अलगाववादी और सियासी दलों का राजनीतिक एजेंडा भी समझाया जा रहा है। संघ के ग्राम विकास विभाग की समितियां और कार्यकर्ताओं की टोलियां किसानों के बीच जाकर तीनों कृषि कानून की बारीकियां समझाने का काम कर रहे हैं। गांव में रह करके अपने गांव के विकास की दृष्टि से क्या अच्छा कर सकता है, उसकी फसल का उचित मूल्य उचित समय पर उचित भाव से उसको प्राप्त हो जाए, उसके लिए हो जाए, ये सारा विषय हम संघ के स्वयंसेवकों को हर गांव के अंदर ग्राम समिति के माध्यम से भी कहते हैं और गांव के स्वावलंबन की बात भी उनसे करते हैं। उसमें इस तरह का जन जागरण और व्यवस्था चलाई जाती रहती है और अभी भी सरकार के साथ में संगठनों का प्रयास रहता है कि जो भी जनता को भ्रमित करने वाले तत्व हैं उनको स्पष्ट रूप से हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा और जो भी अच्छे पहलू किसी भी नीति के या नियमावली के हैं उसको जनता के सामने इसी तरह जन जागरण के साथ में प्रस्तुत करना पड़ेगा। कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा और केंद्र सरकार बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संघ जाकर समझा रहा है उन लोगों को कृषि कानून के बारे में कि अच्छा है। इसका ये मतलब साफ है कि संघ प्रो बीजेपी चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सरकार माफिया मुक्त अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे अभियान के ऊपर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में होने वाली तमाम आपराधिक घटनाओं पर सरकार को घेरा। सरकार के माफिया मुक्त अभियान को महज जुमला बताया। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का ये कैसा माफिया मुक्त अभियान। प्रदेश भर से रोज माफिया के आतंक की, गुंडागर्दी की, खुली गोलीबारी की और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। माफिया रोज सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। सारे नारे जुमले साबित हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार चलाने में और मुंह चलाने में बड़ा फर्क है। पिछले दिनों देवास, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों से सरकारी अमले पर हमले की खबरें आई, जिनके बहाने विपक्ष ने सरकार को घेरा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों में नए सिरे से प्रशासनिक जमावट कर दी। बीते 11 महीने में 38 जिलों के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। कुछ और कलेक्टर बदले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की नजर मंत्रालय के कामकाज पर है। मंत्रालय में विभाग प्रमुख यानी ईसीएस और प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारियों में बड़े स्तर पर बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल 4 अधिकारी बतौर प्रमुख सचिव पदोन्नत हुए, लेकिन अभी सभी को यथावत रखा गया। पदस्थापना के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव कार्यालय लगातार अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन कर रहा है। हर महीने दिए गए टारगेट और पूरे होने वाले काम के आधार पर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर भी फीडबैक ले रहे हैं। मामले में सत्ताधारी दल बीजेपी कहता है ये मुख्यमंत्री का विषय है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार को अफसरों पर भरोसा नहीं, इसीलिए लगातार तबादले हो रहे हैं।
ये तो जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जो उचित समझे वही मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस पे किसी और की सोच या विचारधारा या टीका टिप्पणी इसमें उचित नहीं है। वो कहावत है ना कि पूरे घर के बदल डालो, बल्ब पूरे घर के बदल डालो, तो अब ये पूरों को बदल देंगे कि इनको जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं इन पे विश्वास नहीं है एक तरह से। तो ये नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले इनको बदलना चाहते हैं। ग्वालियर की नैरोगेज ट्रेन को एक बार फिर चलाने की कोशिशें तेज हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नैरोगेज ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के तौर पर चलाया जाए। उन्होंने नैरोगेज को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने का निवेदन किया। सिंधिया के मुताबिक ये ट्रेनें 10 दशक से ज्यादा पूरे कर चुकी हैं, इसलिए इसे बंद करना ठीक नहीं, बल्कि इसे ग्वालियर की विरासत का लुक देकर शहर में चलाया जाए। प्रशासन ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अफसरों ने बातचीत की है। इधर सिंधिया की इस पहल पर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विकास के प्रति उनका एक अनूठा सोच है। चूंकि ग्वालियर की एक हेरिटेज सिटी है और ये भी पहले हेरिटेज में नैरोगेज आई थी, तो उनका ये सुझाव है कि अगर हम इसका उपयोग कर पाएँ, क्योंकि हम इसको बंद भी नहीं कर पा रहे हैं, या तो बंद कर दें, अगर है तो उसका सदुपयोग हो। मुझे लगता है प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार का पत्र लिख देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया ट्रस्ट को भी वो इनडायरेक्टली लाभ देने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। आप देखिए, जो भी जीर्णोद्धार होता है वो जीर्णोद्धार के नाम से कहीं ना कहीं सिंधिया ट्रस्ट को लाभ पहुंच जाता है। भगवान राम के नाम पर सदियों से सियासत होती आई है, कभी मंदिर कभी प्रतिमा के नाम पर राजनीति होती आई है। अब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना में भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। यहां न केवल मूर्ति लगाई जाएगी बल्कि आसपास के क्षेत्र को विकसित भी किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर बनेगा, मेडिटेशन केंद्र होगा, गार्डन, हरा भरा परिसर, शॉपिंग एरिया बनाया जाएगा। हनुमान टेकरी और राम टेकरी के बीच 1.5 किलोमीटर में रोपवे के जरिए रास्ते तय करने की व्यवस्था होगी। राम मूर्ति को लेकर सियासी मायने खोजे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवा चुके हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाएंगे। 108 फीट ऊंची राम की मूर्ति पर करीब 1.5 करोड़ की लागत आ रही। अगले 3 साल में ये योजना पूरी हो पाएगी। गुना में हनुमान टेकरी पहले से स्थापित है, अब राम टेकरी की स्थापना हो रही है। वनवास के बाद जब राम जी अयोध्या आ रहे हैं, वो सीन दिया है। उस सीन में क्या है, जो एक खुशी है राम जी के ऊपर चेहरे पर, वो खुशी देने की मैंने इतनी कोशिश की है कि शायद आपको झलक रही होगी। तो नाम में राम टेकरी पहाड़ी पे लगाई जा रही है। श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की रगों में जो लहू बहता है वो राष्ट्रवादिता का, वो हिंदुत्व का, राजमाता जी का लहू है। और इसी के चलते उन्होंने जब जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो उन्होंने उसके समर्थन में कांग्रेस में रहते भी आवाज उठाई, और उनके द्वारा ये राम भगवान की मूर्ति का निर्माण बेहद ही स्वाभाविक विषय है। तकरीबन 1 वर्ष होने को आ रहा है सिंधिया जी को भाजपा में गए हुए, और क्रमोवेश कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनकी भाजपा में स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है, एक प्रकार की समरसता नहीं आ पा रही है। तो वो भाजपा में मुझे लगता है कि इस मंदिर निर्माण के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, और इससे अधिक इसको देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में महापौर का ख्वाब देखने वाले कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के मंसूबे पर पानी फिर सकता है, क्योंकि जबलपुर पहुंची नगर निगम चुनाव प्रभारी हिना कांवरे ने साफ शब्दों में कहा, अगर आम सहमति बनती है तो जबलपुर में इंदौर का फॉर्मूला लागू किया जाएगा, यानी जबलपुर में किसी कांग्रेस विधायक को महापौर का टिकट दिया जा सकता है। जबलपुर में वर्तमान में कांग्रेस के 4 विधायक हैं। अगर इंदौर के फॉर्मूले पर कांग्रेस चलती है तो इन्हीं 4 विधायकों में से किसी एक को महापौर का टिकट मिलेगा। यानी अब तक जो महापौर का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं वो सपना ही रहेगा। जबलपुर नगर निगम बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब सियासी समीकरण थोड़े अलग हो गए। विधानसभा चुनाव में 4 विधायक देने वाले शहर में कांग्रेस को इस बार काफी उम्मीदें हैं।
काम केवल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पब्लिक के साथ मिलकर उनके अंदर जो बातें हैं उसको वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। तो यही हमारी रणनीति भी है कि आम जनता को अपने साथ लेकर कि उनको अल्टरनेट कांग्रेस के रूप में यहाँ पर सामने आए और कांग्रेस जीते। जबलपुर में कांग्रेस नेता कदीर सोनी और उसके भाइयों पर करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और जेडीए के पूर्व उपाध्यक्ष कदीर सोनी और उनके भाइयों ने गृह निर्माण सोसाइटी बनाकर करोड़ों की सरकारी जमीन बेच दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया। कई अधिकारी लोकायुक्त के रडार पर हैं, जिन पर कभी भी केस दर्ज हो सकता है। लोकायुक्त को मिली शिकायत में कहा गया था कि जगदम्बा गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम पर जमीन का आवंटन किया गया था। समिति की जमीन के आसपास की करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन आरोपी कदीर सोनी और उनके भाइयों रशीद और सईद ने सरकारी अफसरों से मिलीभगत कर अपने नाम करवा ली। जगदम्बा गृह निर्माण सोसाइटी ने करीब 90,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन को बेच दिया। शिकायत की गई थी कि ये शासकीय भूमि को की हेराफेरी कर उसको अन्य अवैध रूप से विक्रय की गई है। इसकी शिकायत की जांच उपरांत हमारे द्वारा इस में अपराध क्रमांक 20/21 पंजीबद्ध किया गया है। मोहम्मद कदीर सोनी, सईद सोनी, रशीद सोनी और इन लोगों के विरुद्ध नामजद हुआ है। शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित जमीन पर अस्पताल की इमारत बनाने के मामले में लोकायुक्त ने जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की। प्रकरण की लंबे समय तक जांच चली, जिसके बाद लोकायुक्त ने नगर निगम जबलपुर विकास प्राधिकरण अधिकारियों समेत कुल 16 पर मामला दर्ज किया। दरअसल जबलपुर विकास प्राधिकरण ने विजयनगर में शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित जमीन को शहर के उद्योगपति और अस्पताल मालिक कृष्ण मालपानी के हवाले कर दिया। इस फर्जीवाले को सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से अंजाम दिया। जमीन की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है। जमीन को सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास अस्पताल ट्रस्ट ने शिक्षण संस्थान खोलने के लिए मांगा था। ट्रस्ट के आवेदन पर 2004 में ट्रस्ट को डेंटल कॉलेज खोलने के लिए इसको आवंटित किया था। अपराध क्रमांक 23/21 धारा 7 ग 13(1)B 13(2) PC एक्ट और अन्य IPC की धाराओं के तहत आरोपी BS गहरवार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य 15 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और जांच में है। प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड मामले में श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिए जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और CID भोपाल को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मामले में श्वेता स्वप्निल जैन के खिलाफ भी नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, CID भोपाल और बरी की गई आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को नोटिस देते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा। हाईकोर्ट में याचिका हनी ट्रैप कांड की आरोपी मोनिका यादव ने दायर की। याचिका में मोनिका यादव की ओर से कहा गया कि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भोली भाली लड़कियों को भोपाल लाकर हनी ट्रैप करवाने में श्वेता स्वप्निल जैन का सबसे अहम किरदार था, लेकिन भोपाल जिला अदालत ने उसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में बरी कर दिया। आरोपी मोनिका यादव की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने CID भोपाल से इस मामले की केस डायरी तलब की। मध्य प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों की बदहाली पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आखिर बेसहारा बुजुर्गों के लिए प्रदेश में ओल्ड एज की ऐसी कैसी व्यवस्था जो बुजुर्ग सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की। याचिका में इंदौर की उस घटना का हवाला भी दिया गया जिसमें इंदौर नगर निगम ने बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरकर शहर से 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया था। साथ ही याचिका में जबलपुर नगर निगम के एक मार्केट की छत से गिरने से 2 बुजुर्ग भिखारियों की मौत का हवाला दिया। याचिका में मांग की गई कि बेसहारा बुजुर्गों के लिए प्रदेश में ओल्ड एज होम बनवाए जाएं ताकि उम्र के आखिरी पड़ाव में वो कम से कम सड़कों पर ना भटकें।
शासन को निर्देश दिए जाएं कि इस प्रकार के समुचित प्रबंधन किए जाएं कि कोई भी वृद्ध सड़क के किनारे इस ठंड में न ठोकरे और उसके कारण उसकी कोई जान न जाए, और ये जो नियम बनाए गए उनका पालन कड़ाई से किया जाए। प्रशासन समय समय पर इसका इंस्पेक्शन भी करे और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। कोरोना संकट काल में 17 मार्च से लगातार 10 महीने तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बंद रहा, पर अब 15 फरवरी से पूरी तरह खुलने जा रहा है। हालांकि कोरोना काल में मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती रही, लेकिन 15 फरवरी से हाईकोर्ट को फिजिकल हियरिंग यानी कि वकीलों और पक्षकारों की मौजूदगी में सुनवाई के लिए खोल दिया जाएगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। इसमें तमाम वकीलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ के साथ साथ ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ भी खोली जाएंगी। हाईकोर्ट ने SOP जारी करते हुए वकीलों को ये विकल्प जरूर दिया कि अगर वो खुद कोर्ट ना आना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं। भोपाल में 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के पहले चरण में जिन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के पहले डोज लगाए गए थे, उन्हें 22 फरवरी से दूसरे डोज दिए जाएंगे। इसके साथ ही 20 फरवरी को उन हेल्थ वर्कर्स को पहला डोज लगाने के लिए एक और मौका दिया जाएगा जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन नहीं लग पाया। इसके अलावा दूसरे चरण के तहत चल रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण 17 फरवरी तक चलेगा और फिर छूटे हुए वर्कर्स के लिए 19 फरवरी को मॉप अप राउंड रखा जाएगा। एक और कोरोना संक्रमण से पूरा देश जंग लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ भोपाल नगर निगम के अफसर इस संकट की घड़ी को अवसर मानकर धांधली को अंजाम दे रहे थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम को सामग्री खरीदी के नाम पर चूना लगाया गया। मामला नगर निगम के चिकित्सालय से जुड़ा है। यहां बिना टेंडर के 65,47,953 रुपए कीमत की दवा खरीदी में गड़बड़ी हुई। खरीदी गई ज्यादातर दवाओं का दाम बाजार मूल्य से अधिक था। नगर निगम ने नियमों को ताक पर रखकर 6 गुना अधिक कीमत पर सर्जिकल कैप, 2.5 गुना अधिक कीमत पर ग्लव्स, 5 गुना अधिक कीमत पर मास्क और PPE किट को 2 गुना अधिक दर पर खरीदा। इतना ही नहीं, दर्जनों आर्थिक गड़बड़ियों के दाग नगर निगम के दामन पर लग गए हैं। अगर 10, 15, 20 सालों में देखा जाए तो लाखों करोड़ों का जो घोटाला है, दवाई घोटाला, वो नगर निगम भोपाल में कई वर्षों से चल रहा है। सर, नगर निगम चिकित्सालय में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें कोटेशन के आधार पर खरीदी हुई, दूसरा जो बाजार मूल्य है सर उससे भी ज्यादा फिर दवाइयाँ खरीदी, तो उसको चेक कर लेंगे, बिल्कुल है ना। ठीक। नगर निगम भोपाल में ऐसे मामले आए हैं, टेंडर की संबंधी प्रक्रिया, लाखों करोड़ों रुपयों की दवाई खरीदी गई है सर। देखिए, कोई ऐसी अनियमितता होगी, जानकारी में आएगी तो हम जांच के आदेश देंगे और उसमें जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। छतरपुर में एक पुलिस आरक्षक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक युवक की सरेराह जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। मामला शहर के सिविल लाइंस थाना इलाके और जेल रोड का है। बताया जाता है कि युवक की बाइक पुलिस आरक्षक की बाइक से टच हो गई। इसके बाद आरक्षक आग बबूला हो गया और अपने साथी के साथ मिलकर युवक की चप्पलों, लात, घूंसों से पिटाई की। इतना ही नहीं, बाल पकड़कर घसीटा। आरक्षक सिविल ड्रेस में था, जिसकी पहचान जितेंद्र के तौर पर की गई। एसपी ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ऐसा सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोग हैं जो दूसरे व्यक्ति की मार पिटाई कर रहे हैं। वीडियो की तस्दीक कराई जा रही है और इसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में आस्था श्रद्धा का बड़ा केंद्र प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर की दान पेटियों को लॉकडाउन के बाद पहली बार खोला गया। 4 दिनों से लगातार गिनती जारी है। नोटों के साथ साथ सोने चांदी के गहने, विदेशी मुद्रा, चिल्लर पैसे भी निकले हैं। इतना ही नहीं, मन्नतों के पत्र भी भरमार तौर पर पाए गए हैं। शुक्रवार को गिनती का 5वां और आखिरी दिन है। दान पेटियों की गिनती में अब तक कुल 66,21,000 रुपये नकद निकल चुका है। उम्मीद है कि अंतिम दिन तक 70 से 75 लाख रुपए का दान राशि का आंकड़ा हो सकता है। हालांकि इस पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। लगातार धार्मिक स्थल बंद रहने के चलते इस साल दान में आई राशि बहुत कम है, जबकि हर महीने खजुराना मंदिर पर होने वाले आर्थिक खर्च ज्यादा हैं। मंदिर में हर महीने तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का खर्च मंदिर समिति का हो जाता है।
नोटों की गिनती मंदिर प्रबंध समिति के साथ साथ नगर निगम, कलेक्टर और बैंक के अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है। ये दिनांक 8 फरवरी से जो है काउंटिंग चालू की गई है। खजराना मंदिर के जो प्रशासक है श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम, कोषालय और कलेक्टर यहाँ के कर्मचारी लोग जो है सब मिलके काउंटिंग कर रहे हैं। विगत 5 दिनों के अंदर जो काउंटिंग हुई है उसमें कल तक जो है 66 लाख रुपया जमा कर चुके हैं बैंक के अंदर। तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सहायता कोष के जरिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।